नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप 2021 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और दोस्तों ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, किस मुग़ल शहंशाह ने मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ ने। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता में। तो ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो आंसर है इसका बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आ चुका है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है अनुच्छेद 40। ठीक है, तो बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा सुपीरियर झील। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और इस सवाल से लगाना स्टार्ट करिएगा। दोस्तों सवाल में कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, और दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि ए इंटू बी बराबर 48। तो आपको बताना है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? 100 है। ठीक है, और आपको रखा है दोस्तों ए इंटू बी कितना रखा आपको है? 48। दोस्तों इसको अगर आप चाहें तो दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो यहाँ पर तो आप दोस्तों यहाँ पर यह निकाल सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 हो रहा है। दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा कि आपको एक ट्रिक पता होगी, पाइथागोरस ट्रिक होती है कि 6 और 8 और 10 वाली, कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो 36, 8 का स्क्वायर कितना हो 64 और 10 का होता है 100। तो इन दोनों का योग जो होता है ये बराबर होता है 100। कहने का मतलब ये है, अगर हम एक ही जगह पर 6 रख लेंगे, बी की जगह पर 8 रख लेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों 48 को लिख सकते हैं 6 गुणा 8। तो हमारा एक का मान है 6 और एक का मान हमारा हो चुका है 8। इस टाइप से दोस्तों आपने दोनों के मान निकाल दिए हैं 6 और 8। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपने मान निकाल लिया 6 और 8। ए प्लस बी करना है, दोनों को जोड़ लीजिए 14 होगा, बटा ए माइनस बी करना है, घटा लीजिए कितना बचेगा 2। तो आपका आएगा 2 सत्ते 14। आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर देखते हैं कि सवाल नंबर 9 हमारा कैसे लगेगा। n एक संख्या है जिसे जब 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। जब 3n को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? जब n को
एक संख्या है जिसे 37 से भाग करते हैं, शेषफल कितना बचता है? 35 बचता है। और जब 3n को 37 से भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों अगर संख्या में 3 से गुणा करते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका शेषफल बचता था कितना था? 25। तो 25 में भी तो आपको 3 से गुणा कर देना है। कितना आपका आएगा? आपका आ गया 75 दोस्तों यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है? आपको 37 से भाग देना है 75 में। क्या करना है? 37 से भाग करना है 75 में। 37 दूना कितना होता है? 74। कितना बचा? 1 बचा आपका शेष। तो यही आपका राइट आंसर को ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिएगा कि संख्या में किसी से भी गुणा करें, किसी से भी भाग करें, तो आपको वही काम शेषफल के साथ कर देना है और उसमें आपको जिससे आप सिखा गया उससे आपको भाग देना है, आपको आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आपका सी वाला राइट आंसर यहाँ पर होगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और इसके लास्ट में दोस्तों आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर आप देखिएगा आपके लिए आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पर 1.5 कामा 0.24 तथा 0.036 का मासा क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा जब भी आपके सामने पॉइंट वाला सवाल आए तो आप पॉइंट को हटाएंगे और 1.5 को लिख सकते हैं आप लोग 15/10, ये आपको पता होगा, कामा। फिर दोस्तों 0.24 जो आपका लिखा हुआ इसको लगता है आप लोग 24 बटा आप कर सकते हैं 2 0। फिर दोस्तों कामा और 36 बटा कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर 3 0। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आपको दोस्तों इसको सबसे पहले काट पीट लेना है। ठीक है, सबको काटना है। तो एक 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10। तो आपका आएगा पहला 3/2, कामा। आगे देखिए इसे काटिएगा दोस्तों यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 छंग 24, इस जगह 4 जाएगा 25 बार, तो आपका आएगा 6/25। इसको दोस्तों 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पंचे भी 0, तो ये आपका आएगा 9/250। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है? इसका मासा निकालना है। तो इसका दोस्तों इसका निकालेंगे हम लोग मासा, तो अंशों का निकालेंगे मासा। क्या करेंगे? अंशों का निकाल देंगे मासा। तो इनका निकालेंगे दोस्तों मासा, इसका मासा निकालेंगे कितना आएगा? तो सबसे छोटी संख्या मतलब 22 वहाँ आएगा, सब में कॉमन होगा तो आएगा 3 बटा में दोस्तों निकालेंगे इसका लासा। तो 2 और 25 और 250 का लासा निकालेंगे तो आपका आएगा बड़ी वाली संख्या आ जाएगी 250। ठीक है, यही आपका लासा हो जाएगी। ठीक है, सब कट जाएगा इससे। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग? दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसमें ये संख्या का मासा तो निकल जा चुका है लेकिन आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग दोस्तों इसमें क्या करेंगे? 250 में अगर हम 4 से गुणा कर दें 1000 हो जाएगा, तो 4 से गुणा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका दोस्तों हो जाएगा कि 12/1000। तो इस प्रकार दोस्तों आप 3 0 हटाएंगे तो ऊपर जो है आपका लगेगा 0 पॉइंट इतना आपका आएगा। तो आंसर नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 0.012 ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप देखिएगा यहाँ पर सवाल को लगाइए फटाफट से। आपका लिखा हुआ है 999 प्लस इंटू 1, मतलब ऐसे लिखा है कि 999 सही 1/7 और फिर 2/7, फिर 3/7, 4/7, फिर यहाँ पर दोस्तों डैश लगा है, फिर लिखा 6/7, मतलब यहाँ पर लिखा था 999 और 5/7 भी यहाँ पर लिखा हुआ था। दोस्तों अगर हम इसमें एक काम करें, अगर आपके सामने लिखा हो 2 सही 1/2 लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2। ठीक है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 999 लिख सकते हैं, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, फिर 1 बार 5 बार, फिर 6 बार। तो 999 आपका 6 बार जुड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे सिंपल भाषा में 6 × 999। तो हमारा 999 भट चुका है। अब क्या बचा है? आपका पहली जगह बचा है आपका 1/7 बचा है, फिर 2/7 बचा है, फिर 3/7 बचा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बचा हुआ है, तो मैं उसको लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले बारे में आपका बचा है 1/7, फिर आपका बचा है 2/7, फिर आपका बचा है 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7। आपका इतना और बचा था अभी। ठीक है, सब कहीं था, इतना तो नोट कर लिया मैंने। अब दोस्तों आपको 999 गुणा करनी है 6 में, तो गुणा करिएगा। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में गुणा करें अगर हम तो ऐसे कर सकते हैं इसकी गुणा। इसके दोस्तों गुणा कर सकते हैं हम लोग 6 × 1000 - 1। कोई समस्या नहीं होगी। प्लस इसको दोस्तों हल करिएगा आप लोग। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 7 आएगा और ऊपर आपको सबको जोड़ना है। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो गया। 7 से काटेंगे 7 या 21, आपका इसका आ गया 3। यहाँ गुणा करिए तो आपका हो जाएगा 6000।
माइनस का 6 प्लस का 3, ठीक है। इतना आपका हो चुका, हल करिए इसके, तो आपका हो जाएगा 6000 माइनस का 3, इतना मैंने हल कर दिया, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 5997, 5997, मतलब आपका यहाँ पर हुआ कि आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 5997। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। दोस्तों आप ये मत समझिए कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस बार आपका जो पेपर हुआ था उसका लेवल बहुत हाई था, तो आप समझ लीजिएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट आपने नहीं की है तो तैयारी को स्टार्ट करिएगा, और लगातार आपको इस चैनल पर आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, जिनसे आप जांच करते रहेंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर, आ चुका आपके लिए 12 नंबर। सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है यहाँ पर कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि इस भूखंड का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और जो लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर चौड़ाई आपने x मान ली तो लंबाई कितनी है, 2x है। सवाल ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। अगर लंबाई x है, चौड़ाई हो जाएगी 2x। इसका क्षेत्रफल दोस्तों है 3200 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एरिया। क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको एरिया दे रखा है दोस्तों, कितना रखा है, 3200। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, हम लिखेंगे 2x गुणा x बराबर 3200, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बराबर 3200। यहाँ से आपको हल कर सकते हैं आप लोग इसको कि 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा आपका 1600 आएगा यहाँ पर। तो आपका बना दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1600, और आपका यहाँ पर एक्स का मान जो निकल के आएगा कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 40, ठीक है। तो एक्स का मान दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 40। आपसे पूछा क्या गया है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 40। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको बी जो है एक्स से कितना 40, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 13 नंबर। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे इस सवाल में गलती कर लेते हैं और आंसर उन्हें नहीं मिलता है ढूंढने से। आपने भी अगर गलती कर देखी दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग, आप वीडियो को रोकिएगा पहले, और पहले खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। आप खुद से लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि सवाल को हम कैसे लगाएंगे। सवाल की भाषा को पढ़ेंगे सही से। देखिए, 1,20,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे वर्ष का, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 2 वर्ष के लिए। तो बस बात समझने वाली है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जब, तो आपका कह रहा है दोस्तों 1,20,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों क्या करेंगे, 5% दर से निकालना आपको है, तो 5% से निकालना है, ठीक है। तो मतलब 5/100 पहले कर देना आपको है। मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं आपका निकाल रहा हूँ एक वर्ष का, पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, इस प्रकार से निकालूंगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे जब, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 0 0 खत्म हो गया आपका, और 12 पंचे आपका आ गया है 60, 6,000। तो आपका दोस्तों क्या आ गया, एक वर्ष के लिए आपका यहाँ पर आ गया 6,000 रुपये, और दोस्तों अगले वर्ष के लिए वो भी आपका 6,000 तो यहाँ पर आ ही जाएगा। और फिर दोस्तों क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो आपका 6,000 आ गया, इस पर भी दोस्तों लगेगा 5% का ब्याज, ठीक है। इस पर भी लगेगा जो आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये भी आप समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 6,000 का भी निकालेंगे 5%, ठीक है। तो कितना आपका आएगा, आपका आएगा 300। अब दोस्तों क्या है कि आपका यहाँ पर आएगा 300, तो 300 रुपये इसमें ब्याज और लगेगा, तो इतना आपका ब्याज होगा टोटल। देखो दोस्तों अगर हम यहाँ पर टोटल ब्याज निकालें, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो टोटल ब्याज आपका आएगा 6 6 12, तो मतलब 12,300, ठीक है। कितना आएगा, 12,300 रुपये। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। सवाल कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, दूसरे वर्ष का निकालना है हमें, और दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है, वो सिर्फ इतना है। इनको जोड़िएगा तो 6,300, मतलब 6,300 डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 6,300 रुपये। तो सवाल की भाषा को भी आप सही से पढ़ा करें, ताकि आप सवाल में कोई समस्या यहाँ पर ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर 14 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो सवाल को आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले
सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके नोट करते जाएंगे कि ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में। आगे कह रहा है बी और सी 12 दिन में, तो बी और सी 12 दिन में, और सी और ए करते हैं कितने में, 15 दिन में। तो तीनों का मैंने दोस्तों यहाँ पर आपका काम हम लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इसका निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका दोस्तों एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 60 लिख दिया मैंने। 10 छंगा होता है 60, 12 पंचे होता है 60, और 15 चक्को होता है 60। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप समझिएगा, जो आपका वर्क होता है काम, ठीक है, क्या होता है, जो आपका वर्क होता है काम, वो दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपकी एफिशिएंसी होती है, क्षमता, वो दोस्तों मैंने आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि 6 फिर 5 फिर 4, ये क्षमता लिखी हुई है, और वर्क आपका है 60। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि प्रत्येक अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके सबसे टोटल निकालते हैं एफिशिएंसी से। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ए प्लस बी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है बी प्लस सी, यहाँ पर है सी प्लस ए। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो आपका यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर। अब इनकी एफिशिएंसी जो लिखी हुई है आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको जोड़ लेंगे। तो 6 5 11, 4 15, आपका हो गया 15। अगर दोस्तों इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर काटें, 2 से काटें, तो आपका आएगा 7.5। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप निकल के आपका आ चुका है कि जो तीनों की एफिशिएंसी मिल के आ रही है वो आ रही है 7.5, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर होगी आपको। आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, सवाल को सही समझ लीजिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों क्या है, इन तीनों की एफिशिएंसी आपकी है मिला के 7.5। यहाँ पर दोस्तों आपकी ए प्लस बी जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर दोस्तों हम क्या करें, तीनों की है 7.5, सिर्फ ए बी की है 6, यहाँ से आपकी सी की एफिशिएंसी निकल के आएगी। सी की एफिशिएंसी निकल सकती है, क्या करेंगे आप लोग, 7.5 से 6 को माइनस करेंगे, आपका बचेगा 1.5। दोस्तों सी की एफिशिएंसी आपकी आ गई 1.5। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ए की निकाल सकते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी। आपको करना क्या है, 7.5 से आपको 5 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, ये आपके आ गए। फिर आपको दोस्तों सी प्लस ए देखा, यहाँ पर आपको बी ने देखा, बी के निकाल देंगे आप, यहाँ से आप बी के निकाल देंगे, तो कितने आएगा दोस्तों, 7.5 से आप 4 को माइनस करेंगे, आपका बचेगा 3.5। तो आपने सभी की एफिशिएंसी को यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कहा गया प्रत्येक अकेला, मतलब पहले ए करेगा अकेला काम। अगर ए अकेले करेगा तो यहाँ पर देखिएगा टोटल काम कितना है, देखिए ए करता है काम, ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 काम है। 60 काम यहाँ पर लिखा हुआ है, 60 काम है टोटल, तो 60 काम हो गया। और ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5, तो 2.5 लिखेंगे यहाँ पर। इसको दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, इसको आपको हल कर देना है। हल करेंगे, 0 से आप काटेंगे हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, पॉइंट से 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 चक्कू 100, तो आपका आएगा दोस्तों 24 दिन। कितना आएगा, 24 दिन। तो ए जो है वो करेगा 24 दिन में। आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन में आपके यहाँ बी वाले में यहाँ पर 24 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, और किसी में नहीं लिखा है। तो बस आपने एक का निकाल दिया, एक से ही सबका आपको पता लग जाएगा, और यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग इस सवाल को भी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि 100 किताबों का लागत मूल्य जो है वो 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 100 किताबों का लागत मूल्य, मतलब 100 किताबें हैं, उनका क्या लागत मूल्य का होता है CP, बराबर है 60 किताबों के विक्रय मूल्य के, 60 के SP के बराबर है। यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं, 20 तिया 60, 20 पंचे 100। तो CP अपान SP जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 3/5 यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, 3/5 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आपसे पूछा गया है परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, कोई चीज़ 3 की खरीदेंगे 5 की बेचेंगे तो हमें 2 का लाभ होगा। बटा में क्रयमूल्य होता है 3 गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आपका आएगा 200/3, और इसको जो हम करेंगे आपका आएगा 6.6, ठीक है। इस प्रकार से आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब दोस्तों आपके लिए आ चुका है रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF डाउनलोड करनी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली जो है PDF भी मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग 8 15 36 99 288 आगे आपका क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोट करते हैं हम लोग 8 15 36 99 288 आगे क्या आएगा। देखिए
अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोगुना कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 दूना 16 होता है, एक कम कर दिया 15 बचा, फिर 15 दूनी 30, एक कम कर दिया 29, तो यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो गुणा मतलब गुणा करने से नहीं बनेगा। यहाँ पर दोस्तों इसका अंतर निकाल दीजिए। तो 8 और 7 कितना होता है 15, तो यहाँ पर 7 जोड़े। यहाँ पर देखिए 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, 21। यहाँ पर देखिए 9 से 6 गया 3, 9 से 3 गया 6। आगे देखिए 8 से 9 नहीं गया, 18 से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 7, 27 से 9 गया 17 से 9 गया 8, 189 हो गया। यहाँ पर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा इसको दोस्तों हम एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे और क्या देखेंगे कि 7 से आपका आया 21, तो 7 तियाँ 21, 21 से आप लोग आए 63 पर, तो आपको ये पता है 21 तियाँ 63 और 63 तियाँ इतना होगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो इसका गुणा हम 3 में कर देंगे। देखिए 3 नेम 27 का 7 हाथ से लगा 2, 18 तियाँ 54, 2 कितना हुआ 56। अब दोस्तों आपको 288 में 567 को ऐड करना है, ठीक है। तो 288 में क्या करना आपको है 567 को जोड़ना है। 8 7 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 6 14 15 का 5 लगा 1, 8 कितना आपका आया 855। तो 855 आपका आएगा, यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों आप लोग अपने आप खुद से सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा, अगर आपसे ना लगे तो ही आप आगे वीडियो को यहाँ पर देखिएगा, पहले खुद से मेहनत करिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 नंबर आ चुका है। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कि विषम क्या है। विषम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग। विषम निकालने का तरीका ये होता है कि आपको इन दो का मेल दे रखा है। विषम नहीं दोस्तों होता है, आपको बताना है नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, जैसे चारपाई और गद्दे का संबंध होता है। चारपाई के ऊपर हम लोग गद्दे को बिछाते हैं, इसी प्रकार दोस्तों फर्श के ऊपर क्या बिछाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट क्या होगा कालीन, ठीक है। कालीन क्या राइट होगा आपका यहाँ पर कालीन होगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 18 नंबर यहाँ पर है लिखा है दिया गया सेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक सेट दिया गया है, ठीक है, 3 7 15 का। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर ढूंढना है कौन सा सेट इस प्रकार से है आपका। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 3 7 15 का आपका जो सेट है, इसमें आप देखें तो 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है 15, ठीक है। ये आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैं एक तरफ हटा रहा हूँ, पहले वाले को चेक कर रहा हूँ कि 2 और 4 कितना हुआ 2 4 6 और 6 और 4 10। यहाँ पर दोस्तों 4 है, यहाँ पर कितना है 8। तो पहला वाला हमारा जो है ये गलत हो गया। दूसरा देखिएगा 4 4 8, 8 और 10 18, यहाँ पर आया 8, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए 5 4 9, 9 8 17। तो तीसरे वाले में दोस्तों आपको 4 8 का डिफरेंस दिख रहा है। चौथा देखिए तो 7 5 12 गलत हो गया। तो आपका यहाँ पर दोस्तों सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 19 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सवाल आपको दिख भी रहा होगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना है सवाल कैसे लगेगा। लिखा है दोस्तों CAD, फिर आपका लिखा है क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग CAD का लिखा है FDG, आपका लिखा है XZW। आगे आपको यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखें सही से देखें आप तो देखिए C और X, C होता है 3 पर, X होता है 24 पर, और 24 3 ये क्या है इसके विपरीत है, मतलब 24 3 कितना हुआ इसका योग जो है हो रहा है 27। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे A और Z, A होता है 1 पर, Z होता है कितने पर, Z होता है आपको 26 पर, तो 26 से कितना 27, ये सही है। D का आपका आ गया है W, D होता है 3 पर 4 पर, D होता है 4 पर, W होता है 23 पर, 23 4 कितना 27, बिल्कुल सही है। तो आपको यही आगे देखना है। F 6 पर होता है, तो 6 और 21, और 21 पे क्या आता है दोस्तों U, तो आपका आएगा U वाला। तो स्टार्टिंग U से होगी तो आपका D वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी और निकालने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर है, सिर्फ आपको ये समझना है, ठीक है। तो D आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 20 नंबर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है विषम कौन सा है, ठीक है। अब विषम आपको बताना है टोली समूह भीड़ वर्ग। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे आप लोग किसी भी टोली में या किसी भी समूह में या किसी भी वर्ग में लोगों की संख्या या किसी भी चीज़ की संख्या निश्चित होती है, लेकिन भीड़ में तो अनिश्चित लोग होते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। भीड़ में अनिश्चित होते हैं, लेकिन दोस्तों टोली वगैरह है, समूह वगैरह है, वर्ग वगैरह है, ये निश्चित लोगों के ही बनते हैं, ठीक है। तो सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विषम। आगे दोस्तों आपको निकालना यहाँ पर है, देखिएगा अब आपके लिए सवाल क्या आ चुका है। सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट आप रुकिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर सवाल आ चुका है
ठीक है, सवाल आपको दिख भी रहा होगा। कह रहा है 2 4 तो आपका यहाँ पर आ चुका है 20, 3 9 आ चुका है 90, एक साथ आपका क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले तो खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ना लगे तो यहाँ पर वीडियो को देखिएगा, और लग जाए तो आप आंसर को मिलाइएगा कि आपका आंसर सही आया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 और यहाँ पर लिखा है 20, तो ये 20 कैसे आया हमें ये ढूंढना है। ठीक है, तो 2 4 में हम क्या करें, अगर दोस्तों हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें और जोड़ दें, तो 4 प्लस का होगा आपका 16, कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे भी चेक करें कि अगर दोस्तों हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर दोस्तों 9 का स्क्वायर कर दें, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का होता है 81, 81 9 कितना हुआ 90। बिल्कुल सही है। तो वही का आप यहाँ पर करिएगा, 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 1 प्लस का 49, कितना आपका हो जाएगा 50। और दोस्तों यही आपको चाहिए, तो आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको आंसर मिल रहा है, तो बस आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है सवाल नंबर 22। देखिए, यदि प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, रात को धूप, धूप को संध्या कहा जाता है, तो बताइए कि हम कब सोते हैं। अब आप बताइए कि आप कब सोते हैं, रात को, और रात को कहते क्या हैं, रात को कहते हैं धूप। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। ठीक है, कि हम लोग कब सोते हैं, तो धूप में सोते हैं, रात में मतलब धूप में। आगे देखिए यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों आपको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आप समझिएगा सवाल को। ठीक है, आपको सवाल दिख रहा होगा, समझ सकते हैं आप लोग सवाल को, देखिएगा यहाँ पर। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां और वेंकट दाएं से 12वां है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। एक पंक्ति है, इस प्रकार से आपकी एक लाइन है। ठीक, इस प्रकार से आपकी एक लाइन है जिसमें इधर है लेफ्ट, इस तरफ आपका है राइट, और यहाँ पर कहा गया है कि श्रीनाथ बाएं से 7वां है। श्रीनाथ कोई है, वो बाएं से है 7 नंबर पर, बाएं से है 7 नंबर पर श्रीनाथ। और कह रहा है कि वेंकट दाएं से 12वां है, वेंकट दाएं से 12 नंबर पर है, कौन, वेंकट। फिर दोस्तों कहा गया है कि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये वाला आपका जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर आता है, ये आता है यहाँ पर, और दूसरा वाला आता है इस तरफ। कह रहा है वे स्थान बदल लेते हैं, तो श्रीनाथ जो है वो बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो श्रीनाथ जो यहाँ पर था वो 7 से हो जाता है, अब कितने नंबर पर, यह आ जाता है 22 नंबर पर। ये आपसे कहा है। अब दोस्तों पूछा गया पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर तो है ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये 12 नंबर पर है और ये जो 22 नंबर पर है ये बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना स्थान चेंज किया है। आपसे पूछे गए टोटल लड़के कितने हैं, तो देखिए लेफ्ट से और राइट से फार्मूला ये होता है कि टी बराबर एल प्लस का आर माइनस का 1 होता है फार्मूला एक। इसको आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद ना हो ये वाला फार्मूला। टी मतलब होता है टोटल, तो टोटल बराबर कितना आपका निकल गया है, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से है इसका 22 नंबर, राइट से कितना है, राइट से इसका है वेंकट का 12 नंबर था, तो ये 12 वाला, और माइनस का आपका 1, तो आपका कितना होगा 12 और 22 कितना आपका हुआ, टोटल कितना हुआ, तो 34, माइनस करेंगे 1, तो आपका आएगा कितना 33। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 33 वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आ चुका आपके लिए 24 नंबर। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा। खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। ठीक है, और कह रहा है अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको ये तो नॉलेज होगा कि ये दिशा होती है ईस्ट, होती है पूरब, इस तरफ होता है वेस्ट पश्चिम, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ये तो आप सभी को क्लियर होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये दिशा जो होती है ये कौन सी होती है, उत्तर पूर्व होती है, ये वाले कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम होती है। तो ये वाले पता होना चाहिए आपको, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम होती हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि दायां जो होता है, दाएं घूमता है, दाएं होता है घड़ी की सुई की दिशा में, हमेशा इधर घूमेगा, इस तरफ दाएं की बात होगी तो जिधर होगा इस तरह घूमेगा। ठीक है, दाएं तरफ, और बाएं का मतलब इसके विपरीत होगा। तो बस आप इतनी बातों को ध्यान रखिएगा और कभी भी आप सवाल गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर खान पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो पूरब से पश्चिम का मतलब इस तरफ, ये हुआ इस तरफ चलता है। कितना चला 8 किलोमीटर, तो 8 चला गया। आगे देखिए उसके बाद
दाएं घूमकर, अब दाएं घूमेगा, दाएं की तरफ घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ। और 2 किलोमीटर की यात्रा की, 2 किलोमीटर यात्रा की, आगे बढ़िए। पुनः दाएं घूमकर, अब दाएं घड़ी की सुई की दिशा मतलब इधर, 5 किलोमीटर चला, अब चला 5 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया अंत में जहाँ वो पहुंचा है वो दिशा, आरंभिक बिंदु यहाँ पर था, यहाँ से किस दिशा में है। अब आप देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर अगर वो है और यहाँ पर पहुँच गया है तो दिशा ये कौन सी है, तो कौन सी है, ये नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो इसको मिला के हो गई उत्तर पश्चिम। वही आपका यहाँ पर बन रहा है कि इस तरफ है वो और इस तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये दिशा आपकी होगी उत्तर पश्चिम वाली। तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा सवाल दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, सवाल को आपने देख लिया होगा। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। कमल कहता है कि रवि की माँ, कमल जो है एक कमल है और एक रवि है, रवि है और कौन है, कमल। कमल कहता है कि रवि की माँ, रवि की माँ मेरी माँ की, कमल की माँ, ठीक है, इनकी, और इनकी कौन है, इकलौती पुत्री है। ये कौन है, ये पुत्री है। बात आपने समझ ली होगी। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि जो रवि की माँ है वो कमल की माँ की कौन है, पुत्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा कि तो कमल का रवि से क्या संबंध, इनका आपको पूछा गया संबंध क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आप हो सकता है थोड़ा सवाल गलत कर दें। अगर आप ये सवाल अपने ऊपर ले जाएं तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप हैं, ये कौन है, ये आप हैं, और आप अपने आप हिसाब लगाइएगा कि आपकी माँ और उनकी पुत्री इकलौती पुत्री है, तो वो कौन होगी, आपकी बहन होगी, ठीक है। यही तो हुआ, यहाँ पर देखिएगा ये कौन है, ये बहन होगी, और बहन का पुत्र कौन हुआ, तो बहन का पुत्र कौन हुआ आपका, ठीक है, तो हुआ भांजा, ये तो हुआ भांजा हुआ। और उसका रवि का कौन कमल है, रवि का कमल कौन है, मामा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है कि दादा, पिता, भाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इनमें से कोई नहीं वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। यदि गुणा का अर्थ है भाग, भाग माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, तो आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 लिखा है, लिखेंगे 3, माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो लिखेंगे गुणा 15। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर उसमें लिखेंगे प्लस 19। फिर गुणा लगा हुआ है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर उससे लगाएंगे भाग 8, प्लस का लगा है, प्लस का क्या होता है, माइनस होता है 6। अब देखिए सवाल को आपको सॉल्व करना है। 15 यहाँ कितना होता है, 45, 45 और 19 कितना हुआ, कितना, 45 और 19 को जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका यहाँ पर, 9 5 14 का 4 से लगा 1 4 5 6 64, आपका इतना आ गया 64। भाग लगा 8 माइनस का 6, पहले भाग लगाइएगा, जब आप भाग लगाएंगे तो आपको पता है 8 1 8 8 8 जा, ठीक है। तो आपका आएगा इतना 8 माइनस 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2, तो आपका 2 वाला करेक्ट होगा, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 2। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यदि जनवरी 1 2008 को मंगलवार था तो जनवरी 1 2009 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखना है कि ये वर्ष जो है 2008 ये कैसा वर्ष है, तो 2008 जो है, ठीक है, ये जो है 4 से कट जाएगा, तो ये कैसी वर्ष है, ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष होती है जब दोस्तों, तो अगर आप लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्लस का 2 करना होता है, मतलब 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, ये समझिएगा। तो आपको 2 दिन जोड़ने हैं अगले में जाने के लिए, तो मंगलवार में आप 2 जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर आएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार, ठीक है। अगर दोस्तों आपको नहीं समझ आया है तो आप फिर से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो 2008 है कैसी वर्ष है, ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। 1 जनवरी को है मंगलवार, और दोस्तों आपको निकालना है कि लास्ट वाले दिन कौन सा दिन होगा। मान लीजिए पहले आपको ये निकाल दीजिएगा, तो ये निकालने के लिए आप करना क्या पड़ेगा, आपको 366 से 1 माइनस कर देना है, क्योंकि 1 तो निकला आपका है, तो आपका बचेगा 365 दिन। इसको आपको 7 से भाग करना है, 7 से करेंगे 7 5 35 1 15 7 14 बचा कितना 1, इसमें बचेगा आपका 1, तो मंगल प्लस 1, तो क्या आपका आएगा,
आपका दोस्तों आएगा बुध। और बुध कब होगा? बुधवार होगा, बिल्कुल लास्ट वाले दिन। 31 दिसंबर को आपने निकाल दिया है, बुधवार होगा। आपको बताना 1 जनवरी को, तो बुध में एक और जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपको यहाँ बताना है विषम कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है कि विषम कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 300, ठीक है, 69 लिखा हुआ है, 862 लिखा हुआ है, 462 लिखा हुआ है, 761 लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला वाला है, मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें पहली वाली संख्या इसमें इस प्रकार से इसका अंतर करें तो 9 3 का अंतर 6 आता है, बिल्कुल सही है। इसका अंतर करें हम लोग, 8 2 का अंतर कितना आता है? 6, बिल्कुल सही है। इसका अंतर करें, 4 2 का अंतर आता है 2, ये गलत है आपका यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और देखिए 7 1 का अंतर आता है 6, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपका ये वाला आपका राइट नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया आपका। तो समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आगे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल आपके लिए आ चुका है। 29 नंबर सवाल है, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस सवाल का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है और इसको भी यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका विषम क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करिएगा पहले, तो इसको भी आप खुद देखिएगा अपने आप, फिर देखिए आप यहाँ पर कि इसका राइट क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाले आकृति में आपको 6 चित्र दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न चित्र। दूसरी वाले में भी आपको 6 चित्र दिख रहे हैं, 6 मतलब जितने भी हैं सभी अलग अलग हैं। तीसरे वाले में भी आपको दिख रहे हैं, सभी अलग अलग हैं। चौथे वाले में तो अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक गोला दिख रहा है, यहाँ पर भी गोला दिख रहा है, 2 जगह आपको बिल्कुल सेम गोला दिख रहा है। इसका दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा मॉक टेस्ट यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसकी PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना स्कोर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है और आज का क्लास आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा।